बस आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक, और कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, क्या होती है और कैसे डिराइव करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज हम लोगों को सीखना है पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगते हैं। उससे पहले आप ये समझो कि पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन लगाने जाओगे तो सबका तरीका अलग अलग होगा। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब कंजर्वेटिव फोर्स आता है। और आपको पता है कि कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो बहुत अलग अलग टाइप का होता है। तो अलग अलग टाइप का जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, तो अलग अलग टाइप का पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप करता है। मतलब मान लीजिए हम बोलते हैं कि ग्रेविटी आ गई, यानी कंजर्वेटिव फोर्स मेरा क्या रहा, ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स रहा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी आ रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर मेरा कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप की जाएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, अगर स्प्रिंग फोर्स के थ्रू रहा, मतलब मेरा कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग फोर्स रहा, उसके द्वारा कोई वर्क डन कराया जा रहा है, तो उस दौरान जो एनर्जी आएगी वो मेरी होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो दो बातें, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स अगर आ गया तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला कोई भी आ गया कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में, फोर्स रहा किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में, तब मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी हो कहलाएगा। तब उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं और एटॉमिक लेवल पे किसी पदार्थ के स्ट्रक्चर के कारण, मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए हम NaCl लेते हैं, तो NaCl क्या होता है, ये बॉन्डेड एटम है, मतलब बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है। Na और Cl को लेंगे तो Na और Cl के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड। और हम लोग केमिस्ट्री में इतना जानते हैं कि जब एक बॉन्ड बनता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, उसके पास एक एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यानी एक्चुअल में ये खेल क्या होता है, बॉन्ड का मतलब एनर्जी। सिंपल मतलब समझो, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो केवल, तो सिंपल समझो कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, जैसे H2O बना है, H2O बना है, NaCl बना है, CH4 बना है। मैंने जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाए हैं, इन सभी मॉलिक्यूल्स की जब बात करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड है, यानी बॉन्ड यानी बंध बनाए हुए हैं। और जब मैं इनको ब्रेक करूंगा, यानी मैं इस बॉन्ड को क्या कर दूं, ब्रेक करूंगा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के कारण भी क्या नजर आएगी, क्या निकलेगी, एनर्जी। यानी एक चीज़, पहली चीज़ समझिएगा, जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स, मतलब दो एटम H और O आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाने के कारण वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करेंगे। यानी H और O अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी स्टोर होगी, और वो एनर्जी यानी आएगी इन सब के पास, तो वो किस फॉर्म में आएगी, पोटेंशियल एनर्जी के कारण। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, यदि किसी कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं तो कोई एनर्जी आ रही है, यानी अपने आप में एक कोई कॉन्फ़िगरेशन ला रहे हैं ना, अपने अंदर ये चेंज ला रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। तो जुड़ रहे हैं यानी कॉन्फ़िगरेट कर रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, और उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एक प्रकार की इस तरीके से भी एनर्जी स्टोर होती है। आप लोग ये देखते होंगे, NaCl को ये हम लोग देखते हैं जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो NaCl टूटता है, Na+ बनता है, Cl- बनता है, और यहाँ से भी एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती है। फिर यही एनर्जी केमिकल एनर्जी का रूप धारण कर लेती है, और यही केमिकल एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर सेल के फॉर्म में, मतलब सेल जो होता है,
सेल ऐसे ही तो काम करता है, उसके अंदर क्या होती है, मतलब यही देखिएगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करने लगते हैं। सिंपल, सेल जो होता है इसका एग्जांपल है। सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी आती कहाँ से है, तो बॉन्ड ब्रेक करने से, बॉन्ड को ब्रेक करने से। तो बॉन्ड ब्रेक करने से एनर्जी आ रही है, इसका मतलब बॉन्ड जब बना होगा तो इनके अंदर क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब हुआ होगा एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल लेवल पे बात करें, तो मॉलिक्यूल लेवल पे भी एनर्जी आती है। तो अगर उस टाइप की एनर्जी आ रही है, यानी यहाँ पे क्या है, बॉन्ड वाला फोर्स है, केमिकल बॉन्ड है ना, तो केमिकल फोर्स लगा होगा, सिंपल बात, केमिकल फोर्स के कारण केमिकल बॉन्ड बना होगा, और इस फोर्स के कारण क्या हुआ है, इस फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, एक अलग टाइप की बनती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के पोटेंशियल एनर्जी नजर आते हैं। ये हम 4 टाइप करने का कोई मतलब नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि कंजर्वेटिव फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप के कंडीशन में आके वो वर्क डन कराएंगे, और वर्क डन करने से क्या होगा कि उनके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बस मैंने उस चीज़ को ऐसे लाइन बाय लाइन लिख दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे, बस, और कोई कंडीशन नहीं है कि अगर कोई वर्क डन कराया गया है जिसमें कौन आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तब उस वर्क डन के कंडीशन में जो इस बॉडी पे कराया गया, उस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा फोर्स आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के किसी वर्क डन के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आई है, स्प्रिंग फोर्स के कारण, तब हम उसको नाम दे देंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये स्प्रिंग फोर्स के कारण आई है, या इसी को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आके क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर करवा रहा है, तो उसी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर केमिकल बॉन्ड के कारण, यानी कोई ऑब्जेक्ट केमिकल बॉन्ड के कारण अपने अंदर इस एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है, तो उसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है ना, तो ये 4 टाइप है और ये चारों आपको समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इन सबके एग्जाम्पल के थ्रू या उदाहरण के थ्रू इनको समझाइए, तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कल ही देख रहे थे, तो हम एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नाप रहे थे। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, उसके अंदर ग्रेविटी के कारण आती है। हम अगर स्प्रिंग को ले लें, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा लें, या इलास्टिक को स्प्रिंग की तरह, देखिए इलास्टिक जो आप लेते हो वो इलास्टिक और स्प्रिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम सिचुएशन होती है, दोनों के पास इलास्टिसिटी पाई जाती है। ठीक है, तो अगर कभी भी स्प्रिंग जैसा कोई भी पोर्शन नजर आ रहा है तो उसके अंदर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, सिंपल बात ये समझ लीजिएगा, वहां पे इलास्टिक फोर्स या हम कोई नया फोर्स नहीं जनरेट कर रहे होंगे, वो स्प्रिंग की तरह जो भी काम करेगा वो स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे इलास्टिक को भी हम अगर खींचे तो खींच जाएगा, लेकिन जो ही छोड़ेंगे फिर से वो अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगा। वैसे स्प्रिंग को हम जब दबाते हैं तो दब जाता है, यानी उसके आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन, लेकिन जो ही हम छोड़ेंगे पुनः वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो दोनों में सेम तरीके का क्या है, मतलब सेम या इक्वल पोर्शन या इक्वल चेंज नजर आता है, इसीलिए हम वहाँ पे जो फोर्स एब्जॉर्ब करते हैं वो स्प्रिंग फोर्स के रूप में हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब एक चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगता है, सॉरी, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जब कोई फोर्स लगाता है, मतलब आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा बेसिक समझ के साथ कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज प्लस है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये ए वाला या बी वाले मतलब एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे की ओर खींचने लगेंगे। खींचने का मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट इसकी ओर मूव किया या ये ऑब्जेक्ट इसकी ओर मूव किया, मूव करने का मतलब मोशन, मोशन का कारण फोर्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फोर्स लगा है, और फोर्स कौन सा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब हम किसी जब किसी कंडक्टर के चारों ओर करंट फ्लो होता है, तो उस करंट फ्लो के दौरान उसके मतलब ध्यान दीजिएगा, जब एक चालक या कंडक्टर के अंदर जब हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट फ्लो कराने से क्या होता है कि उसके अंदर 2 तरीके के फील्ड बनती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझिएगा,
जब मैं इस तरीके के चालक को चुंबकीय क्षेत्र में यानी दो चुंबकों के बीच में रख दूंगा तो वो दो चुंबक इस चालक के ऊपर बल लगाने लगते हैं और उसी बल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यही कारण बनता है मोटर का और जनरेटर का, ठीक है ना। जनरेटर और मोटर दोनों इसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण काम करते हैं, ठीक है ना। वहाँ भी कांस्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, यानी ये कॉन्स्टेंटली काम करता है। जैसे आप अगर समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप एग्जांपल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक Q प्लस चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे रखा, मतलब ये मान लीजिए इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं Q माइनस चार्ज को लेके आ रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो गोला है बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे ला के रखूँगा, इस पॉइंट पे ला के रखूँगा ए पे, मतलब उसके सर्कमफ्रेंस पे मैं ला के कहीं पे भी रखूँगा, इस ए पॉइंट पे रखूँ या बी पॉइंट पे रखूँ या सी पॉइंट पे, तो ऑलवेज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और जो फोर्स लगाएगा तीनों पोर्शन पे वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पे अगर हम इक्वली पोर्शन पे किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएं तो इसमें फोर्स की जो मात्रा है, फोर्स की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। यानी जब देखो मैं परिधि पे चल रहा हूँ ना, तो परिधि पे मैं कहीं पे भी चलूंगा वो उसी बल से खींचेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट को यहाँ पे रखा, एक बार इसको यहाँ रखा और एक बार यहाँ पे रखा, तो ये क्या है, इसके नज़दीक आ गया, नज़दीक आने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझाने का अर्थ यह होता है कि जब आप देखोगे कि एक साइज में सॉरी एक ही लेंथ पे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यानी एक ही सेम डिस्टेंस पे अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो कोई चेंज आएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। यानी हम मान लीजिए अगर यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर लिए हैं तो इस यहाँ से हम इस डायरेक्शन में 5 मीटर की दूरी पर लें, या यहाँ से इस डायरेक्शन में 5 मीटर की दूरी लें, या यहाँ से इस डायरेक्शन पे से इस डायरेक्शन में 5 मीटर की दूरी पे लें, तो जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज चारों जगह पे बराबर ही होगा। ये कहने का अर्थ है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि डायरेक्शन चेंज करने पे फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। यही तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स का मसला। वो कहता है कि क्या पाथ चेंज करने पे क्या नहीं होना चाहिए, वर्क डन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यानी यहाँ पे जब फोर्स में कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, डिस्प्लेसमेंट आपने ऑलवेज हर जगह सेम ही रखा है, तो वर्क डन चारों पॉइंट पे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स की तरह काम करता है। इस कारण जो वर्क डन होगा वो इस वर्क डन के लास्ट में क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी इन चार्जेस के पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम टू सेम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए एक कंडक्टर है, फिर से समझा दे रहा हूँ, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो आप सबको पता है सिंगल और सिंगल केवल एक फील्ड जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन, भाई ध्यान दीजिएगा, करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो सिर्फ एक फील्ड जनरेट करेगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होगा तो मोशन करते वक्त इसके अंदर दो फील्ड होगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, दो फील्ड जनरेट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उसी के पास होती है जैसे चुंबक होता है, तो चुंबक के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इस करंट और इस चालक ने भी, मतलब करंट के फ्लो होने के कारण इस चालक ने भी अपने चारों ओर क्या बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये भी एक चुंबक हो गया। मतलब जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक यानी जो कंडक्टर होता है वो भी एक प्रकार से क्या बन जाता है, मैग्नेट। और मैग्नेट को आप जानते ही हो, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैग्नेट की अगर बात करोगे तो मैग्नेट में भी बात अगर हम कर लेंगे यहाँ पे, तो मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। जैसे चार्जेस में प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, वैसे मैग्नेट में भी होता है कि नॉर्थ नॉर्थ रखूंगा या साउथ साउथ रखूंगा, यानी सेम पोल रखूंगा तो रिपल्सन होगा, और नॉर्थ साउथ रखूंगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक फोर्स जनरेट हो रहा है। उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेट के अंदर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह वो भी काम करता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स भी सेम तरीके से काम करता है। अब हुआ क्या कि मान लो दो चुंबक तुमने रखा हुआ है, ये एक चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो क्या होगा, इस चुंबक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक बराबर होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, एक बराबर। एक बराबर का मतलब जब तुमने एक समान चुंबक रखा होगा तो एक समान मतलब इक्वल साइज का और इक्वल स्ट्रेंथ वाला चुंबक रखोगे, तो दोनों के दोनों चुंबक अपने चारों ओर क्या करेंगे,
एक समान मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अब उसी में तुम इसको भी लेके चले जाओ, इस चालक को भी जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो जब इसको भी लेके चले जाओगे तो ये भी इस समय किस तरीके से काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह। तो क्या होगा, ये नॉर्थ वाला भी इस पे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा और ये साउथ वाला भी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण इसके अंदर मैग्नेट आया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक जैसा बिहेवियर आया है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कारण यहाँ पे इसके पास आया है, रियल वाला तो है नहीं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। मैग्नेट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, सिंपल सिंपल, मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी पे फोर्स लगा रहा है। ये एग्जैक्ट मैग्नेट थोड़ी ना है, इसके चारों ओर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है। इसीलिए ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंटरप्ट करेगा। मतलब भाई सिंपल समझो, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स वाले हैं। तो अगर मैग्नेट किस पे लगा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे फोर्स लगा रहा है, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या होगा, जब भी हम देखेंगे डायरेक्शन बदलने पे क्या होगा, फोर्स की क्वांटिटी यानी फोर्स की जो क्या बोलते हैं, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक कांस्टेंट फोर्स है। ये आपको ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ने के लिए मिला होगा क्लास 10th के अंदर। 1820 में डेनमार्क के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को आप देखेंगे तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसी फेनोमेना पे मोटर का निर्माण होता है। तो आई होप ये वाली पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आया है, तो ये दोनों कंडीशन में क्या क्या एब्जॉर्ब करवा देंगे, ये सब पोटेंशियल एनर्जी काम के बाद कराएंगे, मतलब काम के बाद पोटेंशियल एनर्जी को उसके अंदर एब्जॉर्ब कराएंगे, और वही पोटेंशियल एनर्जी को जब एब्जॉर्ब कराएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। बाकी ये भी समझ लिया आप लोगों ने, ये समझ ही लिया, ये समझ ही लिया, तो बाकी सबका आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं समझेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पे देखेंगे। चलिए देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन में, इफ अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम falls from a height 200 meter and its total potential energy is converted into kinetic energy at the point of contact of the body with earth's surface, then what is the decrease in potential energy of the body at contact? सिंपल में जो बात बोली जा रही है वो ये समझिए कि पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 200 ग्राम बॉडी का मास है। तो पहले जो लिखा गया उसको लिख देते हैं, मतलब दिया गया है, तो मास कितना है 200 ग्राम। फिर क्या कह रहा है कि ये इसको कहाँ से, ये बॉडी जो है 200 ग्राम की, ये गिर रही है 200 मीटर हाइट से। मान लेता हूँ कि ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से 200 मीटर ऊंचाई पर एक बॉडी रखी गई है। इस बॉडी का जो मास है वो 200 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रही है, गिर रही है। सिंपल कह रहा है इट्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात बताओ, पहली बात तो ये ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे रखी गई है, तो ग्राउंड लेवल से जब इस हाइट पे गई होगी यानी 200 मीटर पे गई होगी, तो हमको क्या करना पड़ा होगा, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा होगा। तो इस कारण इसके अंदर क्या आया होगा, पोटेंशियल एनर्जी आया होगा ना, है ना, बिल्कुल। तो वही ये कह रहा है कि इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इस हाइट पे, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी विथ अर्थ सरफेस, देन व्हाट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है कि मान लो अब ये गिरते गिरते कहाँ पे आ गई, अर्थ के सरफेस पे आ गई, यानी ग्राउंड लेवल पे आ गई। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये बताओ कितनी कमी आ गई होगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी से बताना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, 200 ग्राम मास है बॉडी का, ये 200 मीटर हाइट पे रखा गया है, और
ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब या मान लो सबसे पहली बात हम लोगों ने ये सीखा है कि जब ये ग्राउंड लेवल पे ये बॉल रहा होगा तो ग्राउंड लेवल पे इसके पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। ग्राउंड लेवल पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा और ग्राउंड लेवल मेरा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। अब इस इनिशियल यानी उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मैं इस जीरो से 200 मीटर हाइट पे लेके जा रहा हूँ, यानी मैं फाइनली कहाँ पे पहुंचा दिया, इस पॉइंट पे। तो फाइनल पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, नहीं, मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा तो इसके पास क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और वो कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI। अब वो कैसे निकलेगा, UF मतलब फाइनल पे कहाँ गया है। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये किस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे किस टाइप का फोर्स आया होगा। तो जब भी हम हाइट वाले क्वेश्चन करेंगे, याद रखेंगे कि जब भी हम हाइट में चेंज लेके आ रहे हैं, यानी हाइट कहीं पे भी आ रहा है, तो हाइट के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ऑलवेज कैसी होगी, ऑलवेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि फॉर्मूला हो जाएगा mgh। तो यहाँ पे मैं अगर रखूँगा तो क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा mgh, लेकिन ये h कहाँ पे, फाइनल वाले पे ना, तो hf माइनस शुरुआत में कहाँ पे था, तो यहाँ वाला देखो ui का मतलब mghi। भाई m और g क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो चीज़ चेंज हो ही नहीं सकती, ये कांस्टेंट होता है। मैं अगर mg को बाहर कर लूँ क्योंकि दोनों में सेम है, तो hf माइनस hi होगा। अब बताओ hf का मतलब यानी ग्राउंड लेवल से कितनी है, फाइनल हाइट कितनी है, इसकी फाइनल हाइट कितनी हो रही है इस समय, तो 200 हो गई है, माइनस शुरुआत में इसकी हाइट कितनी थी सर, ग्राउंड लेवल पे क्या था, 0। तो mg 200 माइनस 0 यानी 200। बॉल का मास कितना है, 200 ग्राम इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स 10 इंटू 200, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन था, वो कितना होता है 10। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये मीटर में है, ये मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर में है, तो ये किस में चल रहा है, ग्राम में। सब MKS में चल रहे हैं, ये किस में है, CGS में, तो इसको भी MKS में करना ही पड़ेगा। तो यहीं से कर लो ना, 200 ग्राम में है, इसको kg में करते हैं तो 200 बटा 1000 कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा kg में। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 कम 2 2 पचे 10, यानी 1/5, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 0.2 kg। तो ये आ गया मेरे पास 0.2 kg इंटू 10 इंटू 200। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 200, दैट मीन्स आ गया मेरे पास 400 क्या, 400 जूल, 400 जूल, क्योंकि हमने क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी किस में हम हमेशा नापते हैं, जूल में। तो इसका मतलब इस हाइट से इस हाइट तक जब मैं लेके गया हूँगा तो क्या हुआ होगा, इस हाइट से इस हाइट तक ले जाने में इस ऑब्जेक्ट के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया होगा, 400 जूल। मैंने 400 नहीं बोला, ठीक है ना, 200 बोल दिया, 400 जूल इसके पास स्टोर हो गया होगा, 400 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ गया होगा। देखो मैंने इस तरीके से किया, आप चाहते तो वर्क डन से भी कर सकते थे, मतलब आप चाहते तो यहाँ से क्या कर सकते थे, आप यहाँ से डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कर सकते थे, तो भी आंसर आपका यही आता। चूंकि आप माइनस में लिए हो तो फोर्स क्या होगा, माइनस यहाँ पे होगा, क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज कहाँ वर्क करती है, नीचे की ओर, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, कल हम लोगों ने ये समझा था, जब हम इनिशियल पॉइंट से हमेशा ऊपर की ओर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब हम इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल है ना मेरा, इनिशियल से हम नीचे जाएंगे तो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। अब देखिएगा ये 400 जूल हो गया है, ठीक, यानी यहाँ तक आने के बाद ऑब्जेक्ट के पास 400 जूल है। अब जब मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, नीचे की ओर फेंकूंगा तो क्या होगा, भाई सिंपल तो क्वेश्चन यही कर रहा है, जब इसको गिराया जाएगा, मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से इसको 400 मीटर के ऊपर तक लेके गया है, सपोज कर लिए 400 मीटर तक गया है, तो जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा, यानी गिराने का मतलब क्या, छोड़ना ही होता है, और जब मैं छोड़ूंगा तो क्या करने लगेगा, तब ये मोशन करने लगेगा।
मोशन का मतलब तब इसके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या होने लगेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, यानी यहाँ पे क्या होगी, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी कि नहीं बढ़ने लगेगी। और धीरे 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 जब ये एकदम आएगी और अर्थ सरफेस पे चली आएगी तो फिर से ये इनिशियल पे आ गए कि नहीं आ गए। और इनिशियल यानी ग्राउंड लेवल पे ऑलवेज जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो। क्या हो जाती है, जीरो। यानी यहाँ आते आते क्या हो गई, जीरो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके पास 400 जूल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 400 की 400 क्या हो गई, खत्म। यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो गई, 400। तभी तो जाके वो अर्थ सरफेस पे आएगी, और अर्थ सरफेस पे आने का मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट है कि उसने 400 जूल की पोटेंशियल एनर्जी अपनी क्या की है, डिक्रीज की है। तो एट द अर्थ सरफेस अगर बात करोगे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। दैट्स मीन ऑब्जेक्ट डिक्रीज्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी 400 जूल। और 400 जूल का मतलब क्या है, माइनस में लिखूंगा तब, यानी यहाँ तक आते आते इसने माइनस कर लिया वो पूरा का पूरा। और वही चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई, अर्थ सरफेस से हल्का सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, 400 जूल। जो ही टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। टकराते वक्त उसकी मैक्सिमम रहेगी 400 जूल, लेकिन जो ही टकराने के बाद रुक जाएगा बॉल, फिर खत्म कहानी। यस और नो। तो कितना इसने कम किया होगा, 400 जूल। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस और नो, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 kg विच फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। कह रहा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बॉल को हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, 50 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और इस बॉल का जो मास है वो 20 kg है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब अगर ये क्या बोलते हैं, जब इसको गिराया जाएगा तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना क्या होगा, डिक्रीजमेंट या कितनी मतलब कमी आएगी। सिंपल क्वेश्चन यही है कि जब इसको गिरा दिया जाएगा तो इसके अंदर कितनी कमी आ जाएगी। भाई गिरा दिया जाएगा तो रुकेगा कहाँ पे, ये अर्थ पे ही आके रुकेगा। अर्थ पे आ जाने का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब पहले कुछ ना कुछ तो रही होगी, तो बस वही चेक कर लेना है, वही उसने खत्म किया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से तो सबसे पहले क्या दिया गया है, मास दिया गया है 20 kg। 20 kg मास देने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सही दिया गया ना, MKS में बिल्कुल। हाइट दे दिया गया है, हाइट इज इक्वल टू कितना है, 50 सेंटीमीटर। ये नहीं सही है, ये MKS में नहीं है, ये CGS में है, तो इसको सेंटीमीटर में करने, मीटर में करना पड़ेगा। और 50/100, 50 से कट गया यानी 0.2, कितना होगा 0.5 होगा, 0.5 मीटर। तो हाइट कितनी है, 0.5 मीटर। इसका मतलब आधे मीटर पे रखा गया है ये बॉल 20 kg वाला। अब हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हमको पता है कि पहले शुरुआत में कितना, कहाँ पे था ये, इनिशियल पॉइंट पे। अब ये क्या है, फाइनल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो इस दौरान यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या रही होगी, जीरो। तो ज़रूरी ही नहीं है इसको ऑब्जर्व करना। तो सिंपल अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखूंगा तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल मेरा क्या है, जीरो, क्योंकि बॉल कहाँ पे था इनिशियली, ग्राउंड लेवल पे। वहीं से मैं चेक कर रहा हूँ, तो बस मैं इसी को चेक कर लूँगा। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मतलब सीधा mgh। क्यों mgh, क्योंकि यहाँ पे कौन सी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आएगी तो इसका मतलब है कि हम फार्मूला ये लिखेंगे। चलिए देखिएगा, m की वैल्यू कितनी है, 20 है, g की वैल्यू 10 होती है, h की वैल्यू 0.5, ठीक है ना, 0.5 है। उसके बाद 20 × 10
इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 520, इसका मतलब 100। तो यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 100 जूल। यानी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बॉल के पास क्या आ गया है, इस बॉल के पास 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब इस बॉल को गिराएंगे तो ये कहाँ पे आएगी, ग्राउंड लेवल पे। अब ग्राउंड लेवल पे आने के लिए इसको अपनी पूरी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, 0। तो इसका मतलब कितना डिक्रीजमेंट आएगा, सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल, क्योंकि जितना रहेगा उतना ही खत्म करेगा। लेकिन वही चीज़ किस में रहेगी, माइनस में, चूँकि डिक्रीज कर रही है इसलिए। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड एक आध दो क्वेश्चन समझे, जो ऐसे ही इसी टाइप में आपको क्वेश्चन देंगे, बस थोड़े बहुत केस बेस्ड, और मतलब केस इसके अंदर डालते जाएंगे। आपको बस ये मतलब बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं हम लोग। चलिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो वो आप देखेंगे कितना है यहाँ पे लिखा, सॉरी एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.02 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.1 मीटर देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, बिकॉज हमको यही नहीं पता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का था, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जब आप करेंगे तो आपको सबको पता है कि mgh होता है, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू होता है 1/2 k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट x क्या है, तो जब आप स्प्रिंग को दबा रहे हो तो दबाने के बाद उसकी हाइट में कितना चेंज आया है, या खींच रहे हो या दबा रहे हो, ठीक है ना, तो कितना चेंज आया है, यानी आफ्टर स्ट्रेस्ड चेंज आफ्टर स्ट्रेस्ड, ठीक है ना, और बिफोर स्ट्रेस्ड। सिंपल, ये देखेंगे मतलब चेंज कितना था बिफोर स्ट्रेस्ड। तो बिफोर वाले का मतलब इनिशियल पॉइंट, वही बात कर रहा है, इनिशियली बात कर रहा है कि शुरुआत में कैसा था। मतलब अगर मान लो ऐसे है कि अभी आप समझ जाओगे, मान लो एक स्प्रिंग मैं लेता हूँ, एक स्प्रिंग शुरुआत में मान लो ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे रहना चाहिए इसको, लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, यानी फोर्स लगा के इसको डाउन करके यहाँ पे कितना कम कर दिया, 0.1 सपोज कर लो, हम सिंपल ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो 1 सेंटीमीटर कम करने का मतलब यहाँ पे आ चुका है, ये 1 सेंटीमीटर कम कर दिया है, यानी हमेशा इसको नॉर्मली ऐसे यहाँ तक रहना चाहिए, स्ट्रेच किया यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से भी इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, यानी इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से यहाँ के मतलब A से B के पॉइंट के बीच में देखूंगा तो A का मतलब क्या होगा मेरा, ये इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो इनिशियली अगर मैं देखूं तो क्या चेंज था, 0, फाइनली मैं चेंज देखूं तो कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना चेंज ला दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैं अगर B से मान लो इसी पॉइंट तक देखूं तो इनिशियली कितना था, अब ये क्या बन जाएगा मेरा, B इनिशियल हो जाएगा और C वाला क्या हो जाएगा, फाइनल। तो इनिशियली तब मेरा कितना है, मतलब पहले कितना मैं चेंज लाया हूँ, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के बाद फिर फाइनली कितना चेंज लेके आ रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर। समझ रही बात, तो ऐसे चल रहा है।
आई होप समझ में आ रहा होगा कि पहले इनिशियली स्प्रिंग को जैसे एक नॉर्मल क्या बोलते हैं नेचुरल इसका जो स्टेट है या नेचुरली ये जिस तरीके से रह रहा है तो उस कंडीशन में हम ले रहे हैं और वहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल 0 होगा, लेकिन हम पहले थोड़ा सा दबा लिए फिर और दबा रहे हैं तो उस कंडीशन में इनिशियल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे वही सेम सिचुएशन है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट शुरुआत में ग्राउंड लेवल पे है और उसको तब हम ग्राउंड लेवल से कहीं पे लेके जा रहे हैं, तब इनिशियल मेरा क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन अगर मान लो पहले हम क्या किए मतलब ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर रख दिए हैं तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, अब यहाँ से उठा के तब यहाँ पे डाल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। सेम सिचुएशन स्प्रिंग वाले मैटर में है, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि स्प्रिंग वाले में कैसे करना है, ठीक है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप यही यूज करोगे। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। तो क्वेश्चन क्या मैंने बोला था देखते हैं यहाँ पे। देखिएगा, एक लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 0.02 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U. If the spring is stretched by 0.1 meter, then its potential energy will be। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मैं 0.02 मीटर क्या कर रहा हूँ, अगर स्ट्रेच कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, सिंपल उसको दबा रहा हूँ, सॉरी स्ट्रेच का मतलब होता है खींच रहा हूँ मैं 0.02 मीटर, ठीक है ना। तो अगर मैं खींच रहा हूँ स्प्रिंग को 0.02 मीटर तो उस स्प्रिंग के अंदर U पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ कि अगर मैं उसको 0.1 मीटर स्ट्रेच कर दे रहा हूँ, स्ट्रेच मतलब खींच दे रहा हूँ 0.1 मीटर, तब उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्वेश्चन हमारे पास यही है, ठीक है। चलो देखा जाए। देखिएगा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट केस ये दिया है कि फर्स्ट केस ये दिया है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक है। इसकी नेचुरल स्टेट ये है, मैंने इसको क्या कर दिया, हल्का सा और स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच कितना किया, 0.02। तो इससे क्या हुआ, इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स आया और स्प्रिंग फोर्स के कारण ही ये काम किया गया होगा, स्प्रिंग फोर्स के कारण काम किया गया होगा। तो इसीलिए इसके अंदर एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई होगी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना, यानी U पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई। क्वेश्चन वाला पहले केस में ये बोल रहा है कि ये एक स्प्रिंग है, इसको 0.02 मीटर स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं, तो इसके पास क्या आ जा रहा है, U पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो देखा जाए हम लोग अपने अनुसार देखते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी गई है, यहाँ पे कितना पहले ही दे दिया गया है U, लेकिन ये U आया कैसे होगा, तो मैंने किया होगा 1/2 K XF का स्क्वायर माइनस XI का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल से 0.02 लेके गया हूँ, तो इसका मतलब XI का कहानी खत्म। इनिशियली तब ये 0 रहा होगा, कोई स्ट्रेचमेंट नहीं थी इसके अंदर। अब मैं शुरुआत ये नेचुरल स्टेट से इसको खींच रहा हूँ। अब क्या हुआ है कि 1/2 के XF का स्क्वायर, XF का मतलब फाइनली मैं कितना खींचा हूँ, यानी कि इसके अंदर कितना चेंज लाया, तो 0.02 मीटर का चेंज लाया हूँ, तो 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब जब 0.02 का स्क्वायर में कर दूंगा तब मुझे मिल जाएगा, तब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा U, तब मेरे पास क्या आ रहा है, U आ रहा है। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर मान लो मैं 0.1 का कर दूं चेंज, यानी ये तो अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 के 0.02 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0. अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 0.0004 हो जाएगा, 2 डिजिट वाला 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू U हो जाएगा। 2 से काट दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा कि 0.0002 K इज इक्वल टू U, यानी U की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0.002 K आ गई, बिल्कुल। अब मैं अगर मुझसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक बात बताओ
कि अगर मान लो मैं इसको स्ट्रेच कर दे रहा हूँ ऐसे, एंड नेचुरल इसका ऐसे ही था, अब मैं इसको स्ट्रेच कर दूँ अगर कितना 0.1 मीटर, तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। 0.1 स्ट्रेच कर दूँ तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें u के टर्म में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि u की वैल्यू हमको दी नहीं गई है। हमारे पास u इज इक्वल टू 0.0002 के जो मैं लाया हूँ ये u की वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट इसने पहले ही बोल दिया कि जब मैं इसके पास 0.02 मीटर अगर स्ट्रेच करूंगा तो u आ रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे इस वाले को भी u के टर्म में ही तो लाना पड़ेगा। खुद देखो ये कह रहा है इतनी पोटेंशियल एनर्जी, तो इतना स्ट्रेच करोगे तो u पोटेंशियल एनर्जी, तो इतना स्ट्रेच करोगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी किस टर्म में मांगेगा हमसे, u में। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि जब इसने इसको u के टर्म में दे दिया तो इसको भी ये u के टर्म में ही मांगेगा, ठीक है। अदरवाइज हमको ये दे देता, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल ये काम करते हैं कि u वाले जो आया है फॉर्मूला इसी को करते हैं, यानी इसी को लेके चलेंगे तभी हो पाएगा। मतलब ध्यान से समझना यार, हमें क्या करना है ना, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 के XF, मतलब XF लूंगा, XF का स्क्वायर माइनस XI का स्क्वायर। चूंकि मैं यहाँ भी इनिशियल से आगे बढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे देखूंगा मतलब नेचुरल से ही ना आगे बढ़ा हूँ तो ये कहानी खत्म, ये लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। तो अगर मैं करूँगा तो क्या होगा 1/2 के, यहाँ पे हो जाएगा 0.01, यही आएगा। एक डिजिट है तो दो डिजिट वाला डेसिमल लग जाएगा, 0.01 आ गया। अब मैं अगर करूँ तो ये तो नहीं हो रहा है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस पूरे टर्मिनोलॉजी को u के फॉर्म में, है ना। तो कैसे करूँगा, इसका बेस्ट वे यहीं से मिल जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे आइए, क्वेश्चन में अब आसानी से मिल जाएगा। हम लोग को क्या करना है, हमको ब्रैकेट में अगर हम क्या कर दें, इसको 0.1 का स्क्वायर कर दें, मतलब ध्यान दीजिएगा 0.02 है ना, इसको ही हम लोग क्या करते हैं, इसको ही हम लोग 0.1 बना दें, तो अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे एकदम सिंपल वे है। देखिए इसमें अगर मैं क्या कर दूं, 5 से गुणा कर दूं तो ये 0.1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 5 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 से गुणा करने का मतलब स्क्वायर के अंदर गुणा कर रहे हो, तो इसका मतलब 5 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छे से देखो, फिर से देखना, देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, हमारा इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये मेरा इतने की वैल्यू मुझे पता है कि ये क्या है, u है। इतने की वैल्यू मेरी क्या है, u है। अब अगर मैं यहाँ से सिंपली देखना, अगर मैं इस पूरे टर्मिनोलॉजी को इसमें चेंज कर दूँ, इसमें चेंज कर दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा ना इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसमें चेंज लाके इसको बना दो ऐसे, तो इधर भी चेंज लाओगे तो मुझे मिल जाएगा इसी के टर्म में। अब देखो कैसे बनाऊंगा मैं, इज इक्वल टू 1/2 के, मुझे पता है। अच्छा हम एक बात और समझा दे रहे हैं, ऐसा मैंने क्यों किया, इसका कारण है कि पहली बात तो जब ये इधर u आ रहा है तो मैं इसको भी u के टर्म में ले जाऊंगा, पहला रीज़न। दूसरा मैं इसके अंदर क्यों चेंज लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी है और यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, तो छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू बनाना आसान है, जबकि बड़ी वाली को छोटे में बनाना दैट मीन्स डिवाइड करना तो हो जाएगा थोड़ा सा टफ। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे को बड़ा बना रहे हैं। और बनाएंगे कैसे, तो इजी लग रहा है क्योंकि 0.02 क्या सॉरी 0.1 का जो मल्टीपल क्या 0.02 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस यहीं पे तो चेंज आ रहा है, बाकी सब तो बाहर वाला सेम ही है। यानी 0.1 से अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.02 से तो कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। देख लो फिर से इजी तरीके से 100 से गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे, 100 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 10, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। इसका मतलब 0.02 का 5 गुना कौन है, 0.1, यानी 0.02 में मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा 0.01। तो बस यही कर लूँगा मैं। इसका मतलब 1/2 के, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 5 से गुणा कर दूंगा तो 0.02 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको अब यहीं पे छोड़ दो, यहाँ पे अब 1/2 के, अगर मैं इस 0.1 को जो मैं बाहर निकाल के ला रहा हूँ 1/2 के 5 × 0.02 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 0.1 को, बिल्कुल वही चीज़ आएगी।
फिर इस 5 को का स्क्वायर बाहर कर लो, यानी 1/2 के 5 का स्क्वायर बाहर हो गया, बाकी ये अंदर रहने दो 0.02, मतलब 5 को बाहर निकालूंगा स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगा 25 हो जाएगा। 25 को भी बाहर कर लो, 25 को सबसे आगे कर लो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 25 गुणे 1/2 के 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा। और मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कब, जब स्ट्रेच किया गया है 0.1 मीटर। अब मैं ध्यान से देखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, u है कि नहीं है, तो यही वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो गया 25u। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया मेरी 25u। आंसर कब, जब मैं 0.1 मीटर स्ट्रेच करूँगा। ठीक है, जब 0.02 करोगे तो u आ रहा है, तो उसी तरीके से 0.1 मीटर अगर मैं स्ट्रेच करूँगा तो क्या आएगा 25u। ठीक है। इसी पे एक सिंगल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप खुद करिएगा। ठीक है, 0.0004 है, 0.004 यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे मेरे पास है 0.24 मीटर। ठीक है, 0.24 मीटर। यहाँ पे मान लेता हूँ फिर से u ही है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कितना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप खुद बताइएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लगाए, कल हम लोग इसके आगे देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।